नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज में हमने चर्चा की 6 चैप्टरों की। और पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की भारत में नागरिकता की, यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की हमने चर्चा की। और फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों की। और प्रत्येक एग्ज़ाम में यह जो टॉपिक है वो अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का जितने भी पार्ट्स बनेंगे, यानी कि एक पार्ट में यह कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हम जो है 4 या 5 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मूल अधिकारों की। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, यानी कि मूल अधिकार आखिर क्या हैं और कैसे भारत के संविधान में लाए गए। तो इन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कह रहा है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई। यानी मित्रों, भारत का जो संविधान है उसका भाग 3, पहला भाग कौन सा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्रों की बात की हमने की। भाग दूसरे में हमने नागरिकता की बात की। और भाग जो 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। तो ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है उसके तीसरे भाग में हम मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, यानी 12 से 35 अनुच्छेद में हम मूल अधिकारों के विवरण की बात करते हैं। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। यानी कि मित्रों, ये कह रहा है कि हमने जो मूल अधिकार लिए वो हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित है। यानी भारत का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि एक अधिकार पत्र या जिसमें बहुत से अधिकार शामिल किए जाते हैं। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है कि भारत के संविधान के भाग जो 3 हैं, यानी जो मूल अधिकार हैं, उनको जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विवरण के विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि जितना विवरण भारत के संविधान के भाग 3 जो कि मूल अधिकारों के संबंधित है उसमें जितना विवरण भारत के संविधान में मिलता है उतना विवरण तो किसी भी देश के संविधान में विवरण जो है इतना उतना नहीं मिलता। नेक्स्ट कह रहा है कि ये अधिकार, यानी मूल अधिकारों की बात की जा रही है कि मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि लोगों को मूल अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि जो है नागरिकों की आज़ादी बरकरार रहे, यानी लोग जो है स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का निर्णय ले सके, और जो राज्य जो है वो किसी भी प्रकार की मनमानी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। और फ्रेंड्स, कह रहा है कि संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि मूल अधिकारों का उद्देश्य जो है वो है कि मूल अधिकारों के माध्यम से जो है हम कानून की सरकार का निर्माण करना चाहते हैं, बल्कि हम व्यक्तियों की सरकार की निर्माण नहीं करना चाहते। यानी मित्रों, अगर सिंपल सी शब्दों में मैं कहूँ तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास, यानी एक व्यक्ति का चाहे बौद्धिक विकास हो या उसके भौतिक विकास की अपन बात करें, या मानसिक विकास हो, या फिर अगर हम उसके सामाजिक विकास की बात क्यों न करें, तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं। तो उसको हम जो है मूल अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि मित्रों, मूल अधिकारों को जो है मूल अधिकारी क्यों कहा गया, यानी मूल अधिकार जो हैं इनको हम मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मूल अधिकार इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो है संविधान के द्वारा सुरक्षा की जाती है। यानी अगर हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो हम जो है संविधान के द्वारा दिए गए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः हम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। यानी अगर हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर उनके अधिकारों का हमारा अगर उल्लंघन हो तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा कर के अपने मूल अधिकारों के रक्षा के लिए जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि
मूल। फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। यानी मित्रों, मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास यानी चहुमुखी विकास करते हैं। यानी कि चाहे उसका भौतिक विकास हो या बौद्धिक हो या नैतिक या आध्यात्मिक विकास, इन सभी का विकास जो है मूल अधिकार करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल रूप से संविधान ने हमें 7 मूल अधिकार दिए। यानी मूलतः जब संविधान बना था तो संविधान में 7 मूल अधिकार जो है संविधान ने भारत की जनता के लोगों को दिए थे। उसमें शामिल थे कि क्षमता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यानी मित्रों, जब संविधान भारत का बना तो उस संविधान में जो है हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन अगर वर्तमान में अपन बात करें तो हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं। और संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 संसद द्वारा लाया गया, और उसके माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और उसको आर्टिकल 300 क के तहत जो है उसको जो है आर्टिकल 300 क में उसको डाल दिया। यानी ये कह रहा है कि फ्रेंड्स आगे कह रहा है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। यानी मित्रों, मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। यानी अब 6 ही मूल अधिकार हमारे पास बचे हैं, और उसको जो है अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया, और उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया। यानी आप संपत्ति रख सकते हैं लेकिन वो कानूनी रूप से होगी, यानी कि आपका मूल अधिकार नहीं होगा कि हमारे पास संपत्ति होनी ही चाहिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है संविधान की विशेषताओं की अपन बात करें, यानी ये कह रहा है कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बात की जा रही है कि मूल अधिकारों को संविधान में निम्न विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया। यानी मूल अधिकार की विशेषताओं की बारे में बात कर रहे हैं कि मूल अधिकारों की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनियां। यानी मित्रों, जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि कुछ मूल अधिकार जो है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो चाहे भारत के वो नागरिक हों या कोई विदेशी, उन सभी को वे मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस संदर्भ में अगर अपन फ्रेंड्स चर्चा, तो मित्रों मैंने पहले के लेक्चर जब मैंने आपको बताया तो उसमें मैंने आपको चर्चा की थी। यानी जब नागरिकता का मैंने पिछला चैप्टर आपसे डिस्कस किया तो उसमें भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं, और इन अनुच्छेदों में जो अधिकार हैं वो केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध कराए गए हैं। यानी ये जो 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 में जो अधिकार हैं उसमें जो बातें कही गई है और जो अधिकार इसमें शामिल हैं वो केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। यानी वो अधिकार हम विदेशियों को, विदेशी नागरिकों या विदेशी व्यक्तियों को हमने उन अधिकारों को नहीं प्रदान किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेंड्स ये असीमित नहीं है लेकिन वादी योग्य होते हैं, राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि यह कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि मूल अधिकार जो भारत के संविधान ने भारत के लोगों को दिए वो मूल अधिकार जो है असीमित नहीं है, यानी वो उनकी जो है कुछ लिमिटेशन है, यानी वो सीमित मात्रा में ही जो है लोगों को प्रदान किए गए हैं। और अगर राज्य चाहे तो उन पर जो है किसी विशेष परिस्थिति में भी उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। और ये कारण यानी कि राज्य ने उन पर प्रतिबंध लगाया, और जिस कारण के आधार पर राज्य ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया उन कारणों की जांच जो है अदालत करती है, और उसको सही भी ठहराने का काम ही अदालत का होता है। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जैसे अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो जब हमारे देश में
अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार होते हैं वो 19 के तहत 6 मूल अधिकार यानी वहाँ के अभिव्यक्ति का अधिकार, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास का अधिकार और वृत्ति यानी पैसों से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो अधिकार हैं वो सभी अधिकार जो हैं उस समय निलंबित कर दिए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में बात की जा रही है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भी राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ मामलों को छोड़ करके इनमें से अधिकतर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मामलों में जो है किसी भी प्रकार की अगर राज्य मनमानी कार्रवाई करता है तो उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट विशेषता कह रहा है कि इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनमें कि हमें नकारात्मक तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। और नेक्स्ट कह रहा है कि ये न्यायोचित है, यानी ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन हो। यानी मित्रों मैंने पहले ही आपसे अभी चर्चा की कि अगर हमारे संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है इन्हें उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमें जो है उच्च न्यायालय में ही जाना चाहिए। यानी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बगैर हम हाई कोर्ट में जाए अगर ही हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। यानी फ्रेंड्स अगर संसद चाहे तो मूल अधिकारों में कुछ संशोधन कर सकती है और कुछ मूल अधिकारों को कम भी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक। यानी मित्रों अगर संसद को मूल अधिकारों में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो संसद क्या करेगी, संविधान का संशोधन लाएगी। यानी जो संविधान का संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन अधिनियम लाएगी और उस अधिनियम के द्वारा ही संसद जो है व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो संसद संशोधन जो है मूल अधिकारों में कर सकती है संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन अगर संसद संशोधन करेगी तो संशोधन उसी परिस्थिति में कर सकती है कि संसद जो है मूल ढांचे को, संविधान के जो मूल ढांचा है, यानी संविधान का जो मूल ढांचा, केशवानंद भारती बाद में भी मूल ढांचे की बात की गई थी, तो मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संसद जो है व्यक्तियों के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके इन्हें निलंबित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तभी स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। यानी मित्रों मैंने पहले ही अभी आपसे चर्चा की कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो जो है व्यक्तियों के जो 19 के तहत 6 मूल अधिकारों की मैंने अभी आपसे चर्चा की कि वाक अभिव्यक्ति यानी जो उसको बोलने का अधिकार है या सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार हो या किसी भी स्थान पर संचरण का अधिकार हो या किसी स्थान पर रहने का अधिकार या फिर किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यापार करने का जो अधिकार है, यानी ये 6 मूल अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के तहत जो दिए गए हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो इन 6 मूल अधिकारों को जो है उस समय स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपातकाल लगेगा कौन सी परिस्थिति में, अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो जाए या किसी विदेशी देश ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दे, तो उसी परिस्थिति में ही व्यक्तियों के जो 6 मूल अधिकार हैं 19 के तहत वो स्थगित कर दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि किसी भी परिस्थिति क्यों न हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं, यानी अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, वैसे तो हम आगे डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं
लेकिन मित्रों अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया और अगर उस अपराध का हमें दोष को सिद्ध करना है, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया या नहीं, अगर उसका अपराध हमें सिद्ध करना है तो वो अनुच्छेद 20 के तहत लागू होता है। और अनुच्छेद 21 में जो प्राण और देह की व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को जो है अपने आप की व्यक्ति सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो दो अधिकार हैं वो चाहे कौन सी भी परिस्थिति या कैसी भी परिस्थिति अगर आ जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को, वो अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जाता। यानी मित्रों मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगता है और युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ही हम अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मूल अधिकार हैं उनको स्थगित कर सकते हैं। और अगर सशस्त्र विद्रोह यानी किसी अगर हमारे देश में ही कोई आंतरिक आपातकाल, यानी किसी जैसे 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो वो आंतरिक आपातकाल था, तो उसी संदर्भ में बात की जा रही है कि अगर आंतरिक आपातकाल अगर देश में लगा जाए या लगा दिया जाए तो उस परिस्थिति में जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं किए जा सकते। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 31 के द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएँ हैं, यानी अनुच्छेद 31 के संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, इनके कार्यान्वयन की सीमाएँ हैं। अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ग कुछ निषेधक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की अधि। यानी मित्रों ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट की अपन बात करें तो ये कह रहा है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। यानी मित्रों संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 33 के तहत कि वह सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल, उनके जो अधिकार हैं उनको संसद जो है कटौती उनके अधिकारों में कर सकती है या उन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे इलाकों में भी इनका कार्यान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून, यानी जहाँ पे अगर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए तो जो है उस परिस्थिति में भी वहाँ के क्षेत्र में मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि मार्शल लॉ या फौजी कानून का मतलब है सैन्य शासन, यानी जहाँ सेना ने जो है शासन स्टार्ट कर दिया हो, यानी सेना के अधिकार क्षेत्र में किसी देश का शासन अगर आ जाए तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल, यानी उस परिस्थिति में भी कह रहा है कि वहाँ के जो मूल अधिकार हैं उनको जो है संसद निलंबित कर सकती है। फिर कह रहा है कि इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया गया है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। यानी मित्रों ये कह रहा है कि भारत में जो संविधान के द्वारा मूल अधिकार बनाए गए उनको देश की एकता के लिए संसद ने बनाया है, यानी उनकी एकता के लिए संसद उनको बनाती है ताकि विधानमंडल और संपूर्ण देश में एकता सुनिश्चित बनी रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। यानी मित्रों अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हमने नागरिकता की बात की और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, लेकिन अनुच्छेद 12 का अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई, यानी राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं उसमें शामिल होती है। उस संदर्भ में बात की जा रही है कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। यानी ये कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो मूल अधिकार हैं उसके अंदर हमने राज्य जो शब्द है उसका बार बार हमने उपयोग किया है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि राज्य का हमने उपयोग तो कर लिया लेकिन राज्य का अर्थ आखिर है क्या। तो इसी के संदर्भ में बात की जा रही है कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्न शामिल है। यानी राज्य जो शब्द है, यानी मित्रों एक बात मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि जहां कहीं भी भारत की राज्य व्यवस्था में राज्य की बात की जाती है तो वहाँ जो है सामान्य तौर पर हम जो है एक केंद्र की बात करते हैं। यानी ये जो राज्य शब्द है वो हम वर्तमान में जो राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया या कोई केरल राज्य होगा, तो ये जो राज्य हैं उस राज्य शब्द की बात हम भारत की राज्य व्यवस्था में नहीं करते।
हम जो राज्य शब्द की बात भारत की राज्य व्यवस्था में करते हैं उसका सामान्य सा मतलब यानी उसका वह मतलब होता है कि हम केंद्र की बात यानी जो संघ है उस संघ की बात हम जो है इस राज्य के शब्द में कर रहे हैं। तो ये बात आपको आज क्लियर हो गई। तो मित्रों ने ये कह रहा है कि राज्य के जो शब्द है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो ये कह रहा है कि कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। यानी मित्रों राज्य जो शब्द है उसके अंदर कह रहा है कि राज्य के शब्द में एक तो जो है संघ की सरकार यानी एक तो भारत सरकार उसमें शामिल होती है और दूसरी चीज़ कि उसमें भारत की जो संसद है वो भी उसके अंदर शामिल की जाती है। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। यानी मित्रों ये कह रहा है कि एक तो संघ की सरकार और भारत की संसद वो राज्य के शब्द में शामिल है। और फिर कह रहा है कि राज्य में जो सरकार होती है यानी कि मित्रों यहाँ जो राज्य शब्द है वो राज्य सरकारों के लिए उपयोग किया जा रहा है कि राज्य में जो सरकार होती है उसके विधायी अंग यानी राज्य का जो विधानमंडल है और राज्य की सरकार वो भी राज्य के शब्द में जो है शामिल की जाती है। फिर कह रहा है कि सभी स्थानीय निकाय और नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार और न्यास। यानी कि ये कह रहा है कि स्थानीय निकाय और नगर पालिकाएँ या नगर पंचायत हो या पंचायतों की अगर अपन बात करें या शहरी नगर निगमों की बात करें तो वो भी जो है राज्य में शामिल की जाती है। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि अन्य सभी निकाय अर्थात वैज्ञानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC और सेल। यानी मित्रों ये कह रहा है कि भारत में जो भी वैधानिक संस्थाएं हैं यानी जिनका कानून बना करके भारत की सरकार ने निर्माण किया है या राज्य के सरकारों ने जिन संस्थाओं का निर्माण किया है उन सभी को भी हम जो है राज्य के शब्द में उपयोग करते हैं। यानी अगर LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है या ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है वो सभी भी जो है भारत के जो राज्य यानी अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द है उसके अंतर्गत हम जो है इन संस्थाओं को भी शामिल करते हैं। फिर कह रहा है कि इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल की इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। यानी मित्रों अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो उस संदर्भ में जो है इन इकाइयों की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के हम जो है सीधे अदालत में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। यानी मित्रों राज्य में एक चीज़ और इसने ऐड कर दी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर कोई भी निजी इकाई या कोई भी निजी एजेंसी है वो राज्य की संस्था के तौर पर काम कर रही है तो वो भी राज्य के अर्थ में आएगी। यानी अनुच्छेद 12 में उसको भी शामिल किया है। और मित्रों नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 13 की अपन बात करते हैं। तो मित्रों ये कह रहा है कि अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। यानी मित्रों अगर संसद या राज्य के विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि मान लो कि संसद ने जो है या विधानमंडल ने ऐसा कानून बनाया कि आपके जो है उस मूल अधिकार उस कानून से कम हो गए या आपके मूल अधिकारों का उस कानून ने उल्लंघन कर दिया तो मित्रों फिर सुप्रीम कोर्ट या वहाँ की जो राज्य की हाई कोर्ट है वो क्या करेगी कि वो जो संसद ने या फिर राज्य की सरकार ने जो कानून बनाया उन कानून को जो है राज्य की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी। और दूसरे शब्दों में कह रहा है कि ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 को प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। यानी मित्रों ये न्यायिक समीक्षा की यहाँ बात की जा रही है कि मान लो संसद ने ही मान लो कोई ऐसा कानून बना दिया कि आपके मूल अधिकार उससे हनन हो गए तो आप क्या करोगे कि अनुच्छेद 32 के तहत आप जाओगे सीधे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ जाकर कहोगे कि हमारे जो मूल अधिकार है उसका जो है इस कानून ने उल्लंघन किया है। तो उस संदर्भ में फिर आपके मूल अधिकारों की सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे या हाई कोर्ट में भी आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हो। तो अगर मान लो आपने दोनों कोर्टों में से किसी भी कोर्ट में आपने जाकर के दलील ली तो आप के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगे कि ये जो कानून संसद ने बनाया है या राज्य के विधानमंडल ने जो कानून बनाया है अगर वो कानून आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा कि उस कानून को जो है विधि शून्य कर देगा। यानी
उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा और आपके मूल अधिकारों की इसके माध्यम से जो है अदालतें रक्षा करती है। फिर फ्रेंड्स कह रहा है अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्न में शामिल करके व्यापक रूप दिया गया। यानी जो विधि, यानी विधि का मतलब होता है कानून, तो उस शब्द की बात की जा रही है कि विधि को जो है एक बड़ा अर्थ में समझाया है, जैसे स्थायी विधि, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। यानी विधि की बात की जा रही है कि स्थायी विधि यानी जो परमानेंट जो कानून है वो कौन से हैं, तो उसकी बात की जा रही है कि अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून का निर्माण करती है तो वो कहलाती है स्थायी विधि, यानी स्थायी कानून वो कहलाता है। फिर कह रहा है कि अगर राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी करे, तो मित्रों जो है अगर अपन राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 123 के यानी 1 to 3 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी तरह राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो भी अनुच्छेद 213 के तहत, संविधान के अनुच्छेद जो 213 है उसके तहत राज्यों का राज्यपाल भी जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो मित्रों ये थी अस्थायी विधि, यानी जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो अस्थायी कानून के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और फिर कह रहा है कि प्रत्यायोजित विधान यानी कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। यानी मित्रों प्रत्यायोजित विधान या अगर कार्यपालिका मान लो कोई अध्यादेश या कोई आदेश या कोई नियम बना दे तो वो जो है वो प्रत्यायोजित विधान यानी वो भी विधि में शामिल किए जाते हैं, लेकिन उनको प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। तो मित्रों नेक्स्ट कह रहा है कि विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा। यानी अगर कोई ऐसी प्रथा है जो कानून को बल प्रदान करे, यानी कानून को और जो है व्यापक रूप में कानून को जो है एक व्यापक अर्थ में उसको परिभाषित करे, तो वो जो प्रथा है वो भी जो है विधि के अंतर्गत शामिल की जाती है। और मित्रों नेक्स्ट ये कह रहा है कि न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित भी किया जा सकता है। यानी कि मित्रों ये कह रहा है कि अदालत जो है अगर संसद ने कोई कानून बना दिया या राष्ट्रपति ने कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जो किसी व्यक्ति के अधिकारों यानी मूल अधिकारों का अगर हनन करता हो, तो अदालत तो क्या करेगी कि उस कानून को ही जो है असंवैधानिक घोषित कर देगी और जो है उस कानून को इलीगल घोषित कर देगी कि यह कानून जो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल ने बनाया है तो यह कानून गलत है। और यह कानून जो है फिर उसको असंवैधानिक घोषित करने के बाद जो है वो कानून जो है नगण्य साबित यानी वो शून्य साबित हो जाता है और वह कानून जो है फिर कानून बनने के लायक नहीं रह जाता, यानी उसकी समाप्ति फिर कर दी जाती है। तो मित्रों आज के लेक्चर में हमने चर्चा की मूल अधिकार क्या है, यानी मूल अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास की जो है यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं तो वो मूल अधिकार कहलाते हैं। फिर हमने मूल अधिकारों की विशेषताओं की भी बात की कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और फिर कह रहा है कि मूल अधिकार जो है यानी असीमित नहीं है, यानी इन पर कुछ सीमाएं भी हैं। संसद इन पर को जो है किसी परिस्थितियों में प्रतिबंध लगा सकती है। तो फिर हमने बात की राज्य की परिभाषा की और अनुच्छेद 13 में फिर हमने बात की कि अगर कोई कानून संसद या विधानमंडल ऐसा बना दे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो तो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दरवाज़ा खटखटा सकता है। और जो है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगे कि ये जो कानून बनाया है वो कानून अगर गलत है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को जो है गलत साबित यानी उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। तो मित्रों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकारों के यानी स्पेसिकली मूल अधिकार अब हमारे लेक्चर में चलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे समता के अधिकार की, यानी मित्रों समता का जो अधिकार है यानी समता जो अनुच्छेद 14 और 18 में जो समता की बात की जाती है तो उसकी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिर हम स्वतंत्रता के अधिकार की और शोषण के विरुद्ध अधिकार की, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, और उसके बाद हम फिर लास्ट में चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे मूल अधिकारों के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम।